तो आज की यह वीडियो शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन की महासंग्राम होने वाली है। जो भी छात्र बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं, जिनको आने वाली परीक्षा में एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र का पेपर देना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज की इस वीडियो से लगभग लगभग आपकी परीक्षा में सभी प्रश्न आने वाले हैं। यदि आप लोगों का पूर्णांक 75 है, 75 है, जैसे कि सभी लोगों का अधिकतर 75 ही रहता है, तो यदि आप लोगों का 75 है तो ये मान के चलिए कि इसी वीडियो से आप लोगों को कम से कम 35 से 40 नंबर मिल सकता है। 35 से 40 या 50 तक आप लोगों का नंबर इसी से पक्के हो जाएंगे और 100% गारंटी के साथ इसी में से ही आएगा। जो आएगा इसी से 35-40 नंबर का इसी से आएगा, जितना मैं बोलने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि द्वितीय वर्ष का जो तृतीय सेमेस्टर है, ये देख लीजिए। इसी से क्वेश्चन पेपर है, जो आने वाला क्वेश्चन आंसर मैं बताने वाला हूँ। और जो प्रश्न पत्र का नाम है आपका शिक्षा शास्त्र ही है, और प्रश्न पत्र का नाम है शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण। तो क्या नाम है? शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टिकोण। तो ये है प्रश्न पत्र का नाम। तो चलिए लेकर चलते हैं हम आपको क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो जो कि सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो है वो है कि सतत विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है। जो सतत विकास है इसमें शिक्षा की हमारी क्या भूमिका है, तो आप लोग देख लीजिए कि सतत विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि शिक्षा की भूमिका हर एक क्षेत्र में पूछा जाता है। जैसे एजुकेशन आप लोगों का यदि सब्जेक्ट है तो एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर से आएगा। ये आप लोग याद करके रखें। जो भी यदि आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सबसे पहले आता है, उसी मतलब संबंधित। तो देख लीजिए, सतत विकास के लिए शिक्षा अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है और मानव निर्मित निर्णयों से उत्पन्न होने वाली सतत विकास संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करती है। मानव संसाधनों में निवेश के रूप में शिक्षा कारकों के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो सतत विकास में योगदान करती है। फिर देख लीजिए कि सतत विकास की संकल्पना क्या है। तो सतत विकास की संकल्पना बताना, तो शिक्षा को एक बड़ी शक्ति के रूप में देखा जाता है। एक ऐसी शक्ति जो ना कि केवल राष्ट्रीय विकास में बल्कि सतत विकास में भी योगदान देती है। यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय विकास की कुंजी है। सतत विकास को प्राप्त करने के लिए शिक्षा आवश्यक ज्ञान और कौशल के विकास को बढ़ावा देती है। यह आर्थिक कल्याण, सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों और बहुत सी चीजों को प्रोत्साहित करती है या बढ़ावा देती है। सतत विकास के लिए शिक्षा लोगों और नागरिकों को यह जानने में सक्षम बनाती है कि पृथ्वी के संसाधनों को कैसे संरक्षित किया जाए जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। ईएसडी का उद्देश्य ईएसडी के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों के लिए एक संतुलित और एकीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करके वर्तमान और भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें समर्थ बनाना है। ये क्या है? सतत विकास की संकल्पना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, जो कि पॉलिटिक्स का क्वेश्चन आ गया। देख लीजिए इसमें भी स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। अगर लोगों ने यदि हमारा वीडियो देखा है मूल अधिकार का, तो स्वतंत्रता का अधिकार आप लोगों को पता होगा। स्वतंत्रता का अधिकार में क्या है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता प्रदान की गई है। क्या है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा सम्मेलन की व्यवस्था, संस्था और संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के भीतर आवागमन की स्वतंत्रता यानी कि घूमने फिरने की स्वतंत्रता, कहीं भी आवास निवास करने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में बसने या निवास करने की स्वतंत्रता, किसी भी व्यवसाय अथवा काम धंधा करने की स्वतंत्रता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे आप लोगों को शायद पता ही होगा सभी लोगों को कि ये आखिर क्या है स्वतंत्रता। और भी स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, बहुत सारे ऐसे मतलब अधिकार हैं। फिर देखते हैं कि संधारणीय विकास लक्ष्य क्या है। तो संधारणीय विकास लक्ष्य क्या है? तो संधारणीय विकास रूप में एसडीजी भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधित लक्ष्यों के सेट हैं। संधारणीय विकास के लिए उनको संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाया गया है और वैश्विक लक्ष्यों के समान प्रचारित किया गया है। 2015 के अंत में सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के निरस्त हो जाने पर ये उनको प्रतिस्थापित कर रहे हैं। यह लक्ष्य
2015 से 2030 तक चलेगा। उन लक्ष्यों के लिए 17 लक्ष्य और 169 विशिष्ट लक्ष्य हैं। फिर क्या है सहस्त्राबादी, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए अभी सहस्त्राबादी आया था, ये क्वेश्चन देख लीजिए सहस्त्रवादी आया था यहाँ पर। तो सहस्त्रवादी फिर आप लोगों को जरूरी हो जानना कि सहस्त्रवादी आखिर है क्या। तो सहस्त्रावधि क्या है कि सहस्त्रावधि विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG सन 2000 यानी कि सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल असेंबली की बैठक हुई। वहां उन्होंने सहस्त्राब्दी विकास का लक्ष्य का प्रस्ताव पारित किया। इन लक्ष्यों को 2015 तक प्राप्त कर लेना था। इसमें 8 लक्ष्य थे तथा एसोसिएटेड टारगेट की संख्या 18 थी। तो इस प्रकार से सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को रखा गया, उसका नींव रखा गया था। और फिर आप लोगों को यदि ये PDF चाहिए तो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, वहां पर आप लोग सभी PDF पा सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग पूरा PDF मिल जाएगा, तो वहां पर आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन करें। फिर क्या है पृथ्वी सम्मेलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यदि आप लोग लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो 100% आपके 35 से 40 नंबर पक्के हो जाएंगे। पृथ्वी सम्मेलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पृथ्वी सम्मेलन क्या है? यह सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जनेरियो शहर में 1992 में हुआ था। पृथ्वी का सम्मेलन जो है ठीक इसके 20 वर्ष बाद रियो में ही 2012 में रियो +20 के नाम से सम्मेलन हुआ, जहां यह तय हुआ कि क्योटो प्रोटोकॉल को 2020 तक ही जारी रखेंगे और 2020 के बाद क्या करना है, यह 2015 के पेरिस सम्मेलन में सभी देशों को तय करके रखना है। इस सम्मेलन में यह तय हुआ कि संधारणीय विकास लक्ष्य जैसी कोई चीज लेकर आएंगे। इसके अनुसंधान में सितंबर 2015 के संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपनाया गया, जिसका शुरू करने की तिथि 1 जनवरी 2016 रखा गया। क्या है? जिसको शुरुआत करने की 1 जनवरी 2016 रखा गया तथा गोल को प्राप्त करने की अंतिम तिथि 2030 तक है। धारणीय विकास के लक्ष्य में एसोसिएटेड टारगेट की संख्या 169 है। यदि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाता है कि धारणीय विकास लक्ष्य में एसोसिएटेड टारगेट की संख्या कितनी है, तो 169 है। और गोल को प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो है वो कब तक है, तो 2030 तक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव के। फिर क्या है देख लीजिए कि भारत के संविधान में धार्मिक शिक्षा का क्या अर्थ है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। धार्मिक शिक्षा, तो धार्मिक शिक्षा का क्या महत्व है? तो संविधान की 21वीं धारा के अनुसार किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए कर या दान लेने के किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जा सकता। भाग 28(1) के अनुसार पूरी तरह राज्य के धन से चलने वाले किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धारा 22(2) के अनुसार सहायता प्राप्त या राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के किसी सदस्य को उस संस्था द्वारा चलाए जाने वाले किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। धारा 28 में क्या कहा गया है कि वह अन्य धर्मों के अनुयायियों को उनकी सहमति लिए बिना धार्मिक अनुदेशन नहीं देना चाहिए। यह किसमें लिखा गया है? धारा 28 में लिखा गया है। और 21वीं धारा में, संविधान के 21वीं धारा में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धारा 30 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है? तो धारा 30 में अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी इच्छानुसार शैक्षिक संस्था स्थापित करने या उनका प्रशासन करने का अधिकार है तथा अनुदान हेतु देते समय इन स्कूलों के साथ कारण भेदभाव नहीं किया जा सकता है। वह धार्मिक समुदाय द्वारा चलाए जा रहे हैं। मतलब यदि आप लोग अल्पसंख्यक की शिक्षा के लिए कहा जाए तो उसमें आप लोग ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें जो है वो धार्मिक समुदाय माना जाएगा, क्योंकि ये धार्मिक समुदाय नहीं माना जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा 38 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। धारा 38 जो है इस पर क्या है, इसके बारे में क्या दिया गया है? तो धारा 38 लोक कल्याण की उन्नति के लिए राज्य व्यवस्था सुरक्षित करेगा। तो क्या है? राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे। भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की वृद्धि का प्रयास करेगा। राज्य विशिष्टता आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यशिष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच में प्रतिष्ठा, सुविधा, अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। कौन? धारा 38 ये
इसका कहना है। धारा 51 का क्या अर्थ है? धारा 51 भी देख लेते हैं कि धारा 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि, जो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का है और राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का है। फिर देखते हैं विद्यालय और समाजीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विद्यालय एवं समाजीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी क्या है? विद्यालय ही छात्रों के लिए ज्ञानोपलब्धि, व्यवहार कुशलता तथा भावी उन्नति का द्वार खोलता है। वस्तुतः विद्यालयों में छात्रों का प्रत्येक प्रकार का प्रस्तुतिकरण ही यह निश्चित कर देता है कि वे भविष्य में समाज के लिए कितने उपयोगी व्यक्ति सिद्ध होंगे। विद्यालय बालकों तथा किशोरों का समाजीकरण करने के सशक्त साधन होते हैं। विद्यालयों में बालक ज्ञान तथा व्यवहार में वयस्क तथा प्रौढ़ समझे जाने वाले शिक्षकों के संपर्क में रहकर सामाजिक कुशलता प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करता है। तो ये है एजुकेशन का जो पेपर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है, कई सालों का मतलब इसमें इंक्लूड किया गया है। जो भी मेन क्वेश्चन है इसको इंक्लूड करके ये PDF तैयार किया गया है, क्वेश्चनों को आंसरों को ढूंढ कर। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और वीडियो लास्ट तक जरूर देखेंगे। और अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा देना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्यालय बालक के विकास में सहायक है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो विद्यालयों में बालकों को संगी साथियों के साथ रहने के अनेक अवसर मिलते हैं। बालक अपने साथियों के अनेक गुणों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में सीखता है और सामाजिक संबंधों में कुशल बनता है। विद्यालयों में छात्रों की बौद्धिक, पाठ्यसहगामी तथा पाठ्यतिरिक्त क्रियाओं, नेतृत्व आदि से संबंधित उपलब्धियों पर ध्यान दिया जाता है। इन उपलब्धियों को प्राप्त करके छात्र सामाजिक जीवन के लिए तैयार होते हैं। तो ये है कि बालक के लिए विद्यालय क्यों आवश्यक है या विकास क्यों आवश्यक है। तो ये देख लीजिए, ये हो गया। और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। विद्यालय संगठन पर समाज के प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आप लोगों को टिप्पणी लिख देना है किस प्रकार से, देख लीजिए यहाँ पर आंसर दिया गया है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं और PDF भी टेलीग्राम से ले सकते हैं कि प्रत्येक विद्यालय को अपने कार्यों का निर्वाह समाज में रहकर ही करना पड़ता है। विद्यालय के उन्नत तथा अच्छाई बुराई की चर्चा समाज में सर्वत्र की जाती है और इसी प्रकार से मतलब अध्यापक छात्रों संबंधों समाजों व्यक्तियों का विशेष प्रकार का मत बन जाता है। स्वीकार करना होगा कि समाज के व्यक्तियों का टीका टिप्पणी किसी भी विद्यालय की छवि को निखारने अथवा बिगाड़ने में अपना स्थान अवश्य रखती है। विद्यालय संगठन पर भी समाज का प्रभाव पड़ता ही है। फिर क्या, समाजीकरण की परिभाषा लिखिए। यदि आप लोगों ने BA सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा या फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, समाजीकरण समाजशास्त्र में सोशियोलॉजी आप लोगों ने लिया था तो उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि समाजीकरण क्या है कि समाज में रहने वाले सभी जातियों, समुदायों और सभी लोगों का क्या है, आपस में एकीकरण करना समाजीकरण कहलाता है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि समाजीकरण का अर्थ कुछ दूसरे तरीके से कहा गया कि किम्बल यंग ने कहा कि समाजीकरण का अर्थ यह कि व्यक्ति अपनी जनजाति की परंपराओं, रीतियों, नियमों, अपनी अन्य सांस्कृतिक विशेषताओं, कुशलताओं तथा आवश्यक बातों को सीखता है। ये उसे अपने समाज को क्रियाशील सदस्यता प्रदान करने के योग्य बनाती है। यह अपने जीवन मूल्यों तथा उद्देश्यों तथा समायोजन अपने पड़ोस, परिवार तथा समूह के साथ करना सीख लेता है। संक्षेप में समाजीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया सामाजिक कार्य अथवा अंतः प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। फिर देख लेते हैं बंद अस्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं। तो बंद अस्थिरीकरण, सामाजिक अस्थिरीकरण आप लोगों ने देखा होगा कि स्तर यानी कि जब कोई लड़का या कोई छात्र विद्यार्थी मैट्रिक लेवल पर होता है, फिर वह पोस्ट मैट्रिक, फिर ग्रेजुएशन पर जाता है तो क्या होता है, ये अस्थिरीकरण होता है। उसकी गतिशीलता होती है और उनके जो स्तर जो बांटे जाते हैं उसी अस्थिरीकरण को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। सामाजिक अस्थिरीकरण कि इस स्वरूप में समाज ऐसे स्त्री समूह में बांटा होता है जो पूरी तरह से बंद होते हैं, इसलिए इसे क्या कहेगा, बंद अस्थिरीकरण। अर्थात व्यक्ति के स्तर का समूह निर्धारित जन्म या अनुसंख्या के आधार पर होता है, जिसे व्यक्ति या समूह आजीवन बदल नहीं सकता। चूंकि बंद अस्थिरीकरण वाले समूह की सदस्यता जन्मजात होती है, इस कारण व्यक्ति एक समूह को छोड़कर दूसरे समूह की सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता। भारतीय जाति व्यवस्था बंद अस्थिरीकरण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बंद अस्थिरीकरण वाले समाज में विभिन्न स्तर या समूह या जातियों में विभिन्न समूहों के अधिकार, दायित्व एवं कार्य सामान्यतः एक दूसरे से भिन्न होते हैं। फिर क्या, खुला अस्थिरीकरण से क्या तात्पर्य है। तो खुला अस्थिरीकरण भी देख लेते हैं। खुले अस्थिरीकरण वाले समाजों में विभिन्न स्तर समूहों की सदस्यता का आधार जन्म अनुवांशिकता न होकर व्यक्ति के गुण, योग्यता एवं उपलब्धियां होती हैं। चूंकि खुले स्थिरीकरण की सदस्यता जन्मजात नहीं होती, इसलिए किसी भी स्तर की सदस्यता जीवन पर्यंत नहीं रहती। व्यक्ति अपनी योग्यता, गुणों एवं क्षमता के आधार पर
एक स्तर समूह की सदस्यता छोड़कर दूसरे स्तर के समूह सदस्यता ग्रहण कर सकता है। इस कारण इसे खुला स्त्रीकरण कहा गया है। वर्ग व्यवस्था खुला स्त्रीकरण का श्रेष्ठतम उदाहरण है। खुला स्त्रीकरण अधिकतर यूरोपीय समाज व्यवस्था में देखने को मिलता है। खुली स्त्रीकरण वाले समाजों में अपेक्षाकृत अधिक सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है। फिर क्या है, शिक्षा तथा अधोमुखी गतिशीलता पर टिप्पणी लिखिए। तो उपरमुखी गतिशीलता छात्र तथा अध्यापक दोनों की दृष्टि से सामाजिक गतिशीलता का एक प्रमुख साधन है, परंतु शिक्षा तथा उपयुक्त ज्ञान के अभाव में अधोमुखी गतिशीलता विकसित होती है। जो व्यक्ति अशिक्षित तथा कम शिक्षा प्राप्त होते हैं उन्हें समाज में उच्च स्तर प्राप्त करने के अवसर लाभ नहीं मिलता है, अतः उनकी गतिशीलता नीचे की ओर चलती है। कभी कभी मध्यवर्गीय परिवार का छात्र शिक्षा के अपेक्षित स्तर पर पहुंचकर समाज को उच्च पद को प्राप्त कर लेता है, उसकी गतिशीलता ऊपरमुखी बन जाती है। इसके विपरीत उच्च वर्गीय बालक जो कि शिक्षा के अपेक्षित स्तर तक न पहुंचने की स्थिति में अपने परिवार के स्तर को बनाए रखने में असफल होता है, इसे अधोमुखी गतिशीलता कहते हैं। इस प्रकार शिक्षा सामाजिक पद प्राप्त करने का सर्वमान्य साधन एवं महत्वपूर्ण कारक है। शिक्षा उच्च पद प्राप्ति की दिशा में सफलता का परिचायक है। भारतीय समाज में अधोमुखी गतिशीलता तथा ऊपरमुखी गतिशीलता दोनों के प्रकार के उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। फिर क्या है, प्रकृतिवाद शिक्षा में अनुशासन। तो ये आप लोगों को देख लेना है प्रकृतिवाद क्या है, किस प्रकार से देख लीजिए। प्रकृतिवादी अनुशासन को प्रभाव के आधार पर उत्पन्न करने के पक्षपाती हैं, दमन के आधार पर नहीं। इस दृष्टिकोण से दमनात्मक सिद्धांत तथा प्रतिकार सिद्धांत के आधार पर दंड दिया जाना अनुचित है। ऐसे ढंग से स्थापित अनुशासन कृत्रिम होता है, न कि स्वाभाविक अनुशासन के लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के आधार पर स्थापित अनुशासन स्वानुशासन बन जाता है। इस प्रकार अनुशासन का मुक्तवादी सिद्धांत महत्वपूर्ण माना जाता है। एक दूसरा सिद्धांत भी है प्रभावकारी सिद्धांत, जिसके अनुसार क्या कहा जाता है, शिक्षा ज्ञात या अज्ञात रूप में अपने व्यक्तित्व का प्रभाव डालकर शिक्षार्थी को अनुशासित बनाता है। प्रकृतिवादी इसे भी अच्छा नहीं मानते। अनुशासन प्रकृति नियमों के आधार पर ही सबसे अच्छा और स्वाभाविक होता है। प्रकृतिवादी हक्सले के अनुसार अनुशासन स्वतंत्रता एवं उत्तरदायित्व के उचित संतुलन में है, जबकि बालक या व्यक्ति के भीतर से भावना जगे। तो ये था कुछ हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शिक्षा शास्त्र का। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का जो बच्चे हुई और पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर दूंगा, उसका भी वीडियो आप लोग चैनल पर विजिट करके और अपने से रिलेटेड प्लेलिस्ट में देखकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।